युद्ध। तो अगर कभी एक शब्द लिखे और उसका अर्थ पाठक समझ जाए तो ये कितना आसान हो गया। इसीलिए उन्होंने महाभारत के मिथक का इस्तेमाल कर दिया और कह दिया कुरुक्षेत्र। एक हम लोग को नाटक पढ़ना है आषाढ़ का एक दिन, उसके नायक हैं कालिदास। अब कालिदास कह दिया तो आपको पता हो गया ना कौन कालिदास, सही वाले संस्कृत वाले बड़े कवि, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम वाले। और वो उस नाटक में उनको दिखाया गया है कि बड़े लाइफ में बड़े कंफ्यूज हैं और इतने कंफ्यूज हैं, इतना निर्णय लेने में उनको समस्या पैदा होती है। बहुत ही शानदार नाटक है, आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपका बदल जाएगा। पढ़ा है तो अच्छी बात है कि कालिदास निर्णय नहीं ले पाते और इसकी वजह से उनका जीवन बहुत ट्रेजिक हो जाता है, त्रासदपूर्ण हो जाता है। जीवन उनका विडंबनाओं से भर जाता है। ना तो अपने प्रेमिका को प्राप्त कर पाते हैं और ना ही अपने जीवन का जो पद प्रतिष्ठा है उसे प्राप्त कर पाते हैं। तो कालिदास जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति इतना अज्ञानी और इतना कंफ्यूजन में है, तो हम लोग क्या है। तो नाटक में कालिदास को इसलिए रखा, मिथक का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि मिथक से हम सब लोग भली भांति परिचित। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मिथक का प्रयोग खूब किया जाता है, बल्कि यहां तक कि इतिहास में भी मिथक का प्रयोग कर दिया जाता है कई दफा कि गांधी जी वैसे थे, वह फलाना महाराणा प्रताप जो है वो घास खाया करते थे और उनका जो तलवार था वो पता नहीं 250 किलो का था। तो मिथकों का प्रयोग जानकर कर दिया जाता है और कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है, कई बार उसका उपयोग होता है। तो मिथक में इसका प्रयोग करते हैं। एक और चीज शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा आपको एक शब्द और भी है, फैंटेसी। फैंटेसाइज करना यानी कि कल्पना में जाकर कुछ चीजों को याद करना। कल्पना नहीं है, जो आपके मन में भावनाएं दबी हुई हैं उनको निकाल कर सोचना, उसको कहते हैं फैंटेसी। तो कई बार कवि रचनाकार फैंटेसाइज भी करता है ना। तो ये सब शिल्प के हथियार हैं। अब इनको एक बार हम लोग जान जाएंगे और इनके बारे में लिखना नहीं है कि वो छंद के प्रकार बताइए, रस के प्रकार बताइए, अलंकार के कितने प्रकार होते, नहीं, कहीं नहीं लिखना है। केवल बता देना है कि इस कविता में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, क्या इसमें मिथक का प्रयोग हुआ है, क्या इसमें कल्पना है, फैंटेसी है। केवल हमें बताना है, बस कहीं प्रयोग नहीं करना। ठीक उसी तरीके से है ये, ठीक उसी के लिए है, उसी पर्पस के लिए है। जैसे हम लोग इसका प्रयोग जो है वो केवल हम लोग रचना को बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, केवल रचना को बनाते। ठीक है, चलिए आपके सवाल में आपको जो लिख के दे रहे हैं ये भी मुझे देखना पड़ेगा बीच में ना। चलिए, थैंक यू। नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं पढ़नी चाहिए, आपने मेरी प्रशंसा कर दी है। पढ़ दीजिए सर, पढ़ लीजिए सर हम लोग ये फिर आत्म प्रशंसा हो जाएगी, है ना। नहीं प्रशंसा सर, पढ़ लीजिए सर, पढ़िए सर हमारी तरफ से। इन्होंने लिखा कि सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। बात ना करो जुल्फों के, कितने काम बिगाड़े हैं इसने सवार कर। आप लोग उसकी बात कर रहे हैं जिससे मैं बड़ा परेशान रहता हूँ और अब आपको देख रहा हूँ कि बहुत इतना इसका ख्याल रखा कि अब धीरे धीरे ये हमसे विदा हो गए। धन्यवाद आप सबका। तो ये है शिल्प। तो शिल्प के जो तत्व है एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, करना क्या है, करना जैसे मान लीजिए कि हम लोग कबीर का एक दोहा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कबीर का एक दोहा हम लोग पढ़ रहे हैं, सपोज कि कोई भी दोहा ले लीजिए। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया।
और मैं इसलिए इतना अच्छे से पढ़ रहा हूँ क्योंकि शब्द देखिए कितना अच्छा कबीर ने इस्तेमाल किया। अब लोग जब टैंक वाले पानी से नहाते हैं या ऐसे मक्का से, तो एक बार पानी गिरा देते हैं, और जब बारिश में नहाते हैं, बारिश की बूंदें जब धीरे धीरे गिरती हैं तो कैसा शरीर में कैसी फीलिंग आती है और कितना रोमांचित महसूस। और नहाना और भीगना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो कबीर ने कहा कि वर्षा बादल प्रेम सदगुरु हमसे भेज कर, यानी गुरु हमसे खुश होकर कहा एक प्रसंग ज्ञान दे दिया, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब, मतलब पूरा अंग अंग रोम रोम भीग गया। अब इस पर आपको बता देना है कि इसमें कौन रस है, कौन छंद है, कौन सा ये है, किसकी भक्ति है, कबीर की है। बस भक्ति भाव की रचना है। अच्छा, रस कौन सा है? श्रृंगार रस है, वात्सल्य है, वीर रस है, या अद्भुत रस है, रौद्र रस है। तो जितने भी जो भी हमें केवल बताना है बस। मैं अभी आज डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोग नए होंगे, तो मैं पूरे रस और उसके स्थायी भाव और अनुभाव विभाव में नहीं जा रहा हूँ। जब टॉपिक आएगा तो मैं आऊँगा। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंदर में छंद वगैरह, ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसलिए जो लोग डर जाते हैं, कुछ लोग इस बात से डर जाते हैं, उनको लगता है कि हिंदी जब पढ़ेंगे तो भाषा का व्याकरण रटना होगा। नहीं, ये भी आप रखिएगा। ये भी मैं थोड़ा फर्स्ट पेपर को लेकर बता दूं, सेकंड पेपर का हमने एक जिक्र कर दिया। भाषा में जब हम पढ़ेंगे तो भाषा का क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, उद्भव कैसे हुआ, ठीक है ना। बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूं, आप सब लोगों को भाषा की समझ हो जाएगी आज ही। एक बात में बड़ी अच्छी बात आपको बता दूं, क्या आप किसी भी भाषा को सीखिए तो भाषा के 3 ही हिस्से बनते हैं। चाहे अंग्रेजी सीखिए, चाहे कोई फ्रेंच या जर्मन, कोई भी आप हिंदी। सबसे पहला है परिचय। सब भाषा का परिचय जानते हैं, और जब हम परिचय जानते हैं तो 2 बातें इस पे जानते हैं, एक तो उद्भव और दूसरा विकास। भाषा का दूसरा हिस्सा क्या होता है, व्याकरण होता है। और व्याकरण की भूमिका क्या होती है, व्याकरण भाषा को शुद्ध करता है। बस व्याकरण जानने की जरूरी नहीं है। अगर आपको भाषा को शुद्ध करना, जानना चाहते हैं, करेक्ट करना, तो आपको व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। कई बार हम लोग व्याकरण से ही भाषा पढ़ने लगते हैं। खासकर अंग्रेजी को आप देखिए, अंग्रेजी हम लोग की बड़ी खराब रहती है इसी कारण से, क्योंकि अंग्रेजी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग व्याकरण ही पढ़ते हैं। भाषा को सीख जाइए तब व्याकरण लगाकर उसको ठीक करें। अच्छा, व्याकरण में क्या है, व्याकरण में 2 चीजें हैं। व्याकरण में एक तो अल्फाबेट है जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, वर्णमाला, और उसके बाद उसके शब्द के रूप हैं। 2 ही चीज हमें पढ़ते हैं। व्याकरण का मतलब है शब्द रूप। शब्द रूप का मतलब शब्द के कितने रूप हैं। अंग्रेजी में भी 8 है, हिंदी में भी 8 है, दोनों में एक ही है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, और विशेषण। 8 ही रूप होते हैं शब्द के। यानी कोई भी शब्द मैं कह रहा हूँ वाक्य में, तो 8 में से ही कोई एक रूप होगा, या तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण। अंग्रेजी में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, अंग्रेजी में भी टेंस होता है, यहाँ भी काल है, वहां भी जेंडर है, यहाँ भी है, वहां भी नंबर है, यहाँ भी वचन है। तो थोड़ा सा भाषा को हम जब जानेंगे तो ध्वनि और शब्द रूप जानेंगे। और तीसरा है भाषा का शब्द संपदा, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसके शब्द कैसे बने, इसको हम लोग जानते हैं, जानना पड़ता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वोकैबुलरी। हिंदी के जितने भी शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके कितने सोर्स हैं हिंदी के शब्द के सोर्स कितने हैं? हिंदी के शब्द जितने भी हैं वो उसके कितने प्रकार हैं, मैं कहाँ से शब्द आए हैं? 5 नहीं, थोड़ा घटा लीजिए, 4 है बस। या तो तत्सम शब्द होगा जो संस्कृत से आया है, या तो उसका बिगड़ा हुआ तद्भव होगा, या तो देशज होगा, या तो विदेशज होगा। 4 ही सोर्स है बस। किसी भी भाषा को पढ़िए तो बस 3 चीज पढ़िए, परिचय, व्याकरण और शब्द। जब हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, अवधि, ब्रज, खड़ी बोली,
इतना ही पढ़ना है बस। जब पढ़ेंगे तो उसमें हम